पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। शहबाज शरीफ सरकार कमजोर होती जा रही है, जबकि नवाज शरीफ की राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। नवाज शरीफ की बलूचिस्तान यात्रा और उनके परिवार की सक्रियता से सत्ता पलटने की अटकलें तेज हो गई हैं। एक और देश भुखमरी और महंगाई की मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकी हमलों ने हालात और भी ज्यादा खराब कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक अशांति का माहौल है। टीटीपी जैसे आतंकी संगठन चीन की परियोजनाओं में भी रुकावट डाल रहे हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा डिगमगाने लगा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है और ऐसे वक्त में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर सियासी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से नवाज शरीफ की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हाल ही में उन्होंने नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल मलिक बलोच से भी मुलाकात की है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की अभी अटकलें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि शहबाज को हटाकर नवाज क्या पीएम बन सकते हैं, ये सवाल उठा है। नवाज शरीफ की राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। नवाज शरीफ ने राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी। गंभीर आर्थिक संकट और आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है पाकिस्तान। दूसरी तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो लगातार गतिविधियां देखी जा रही हैं, इसके बाद कई अंदेशे भी लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नवाज शरीफ की जो ये राजनीतिक तौर पर सक्रियता देखी जा रही है, ये एक ऐसे वक्त पर देखी जा रही है जब शहबाज शरीफ बेलारूस के दौरे पर गए, और जब वो बेलारूस के दौरे पर रहे तो उन्हीं के पीछे से यहाँ पर सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान में जाने का शुरू हुआ। नवाज शरीफ ने नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल मलिक बलोच से मुलाकात की। इस दौरान साथ ही उन्होंने दौरा करने का आश्वासन दिया और कहा कि खुले तौर पर जनता से मैं संवाद भी करूंगा, यानी कि बलूचिस्तानियों से बातचीत करेंगे। बातचीत करते हैं तो किस तरीके से उन्हें आश्वासन दिलाते हैं, क्या कुछ वो कहेंगे बलूचिस्तान की जनता से, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा संदेश वो यहाँ पर दे सकते हैं और ऐसे में अपनी पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत करते नजर आएंगे। शहबाज की कुर्सी पर अब खतरा कहीं ना कहीं मंडराता नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है, ये आपको बताते हैं। पहली वजह, आर्थिक संकट जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आंतरिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, भुखमरी बढ़ती जा रही है, महंगाई की मार झेल रहा है पाकिस्तान, आतंकी हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भी अशांति ही अशांति है। पीओके में भी बवाल हो रखा है। पाकिस्तान की टूटने का डर अब सता रहा है। विदेश नीति चौपट हो चुकी है। सेना प्रमुख से भी अनबन चल रही है। हाल ही में जिस तरीके से सेना प्रमुख मुनीर ने एक बैठक में कह भी दिया था कि हमारा देश इतना मजबूत नहीं, मजबूत बनाने की जरूरत है, रणनीति बनाने की जरूरत है, और सीधे तौर पर उन्होंने अपने सरकार यानी कि शहबाज शरीफ पर ही ठीकरा फोड़ दिया था कि बहुत सारी खामियां जो हैं उनके रहते देखी जा रही हैं और इसलिए इतनी कमजोरियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, ये खुद उन्होंने कहा था। अब चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, साथ ही पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी हमारे साथ है। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हुसैन जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हुसैन जावेद जी, नई खबरें निकलकर अब सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो कहीं ना कहीं सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो असल केंद्र है राजनीति का, उसमें कोई बड़ा बदलाव आ सकता है क्या? किस तरीके से आप उनकी सक्रियता को देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। जब हम शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, तो ये बात बिल्कुल एक हमेशा सामने आई है कि दोनों भाइयों में आज तक कभी इख्तलाफ नहीं हुआ, किसी भी किस्म का इख्तलाफ नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ अपने भाई का बहुत एहतराम करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमेशा उन्होंने रखा है। और ये आज की बात नहीं है, ये मैं आपसे पिछले, आप ये समझते कि 40-45 साल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि शहबाज साहब के पास बहुत ज्यादा मौके आए थे इससे पहले भी, 1980 के अंदर, 1990 के अंदर, कि वो पीएम की सीट पर आ जाए, लेकिन उनको अपने भाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उनके लिए बड़ा आसान था अगर वो उस टाइम कुछ ऐसा करते, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसी ऑफर ठुकरा दी है। और रही बात नवाज शरीफ साहब की, तो देखिए, नवाज शरीफ साहब इस टाइम हमारी सियासत के, आप ये कह सकती है कि सबसे ज्यादा सीजन सियासतदान है। उनके पास दहाइयों का एक्सपीरियंस है, अच्छी तरह जानते हैं। 3 बार वो पीएम रहे हैं, 1 बार वो सीएम रहे हैं। उनसे ज्यादा इस इलाके की सियासत को समझता नहीं है। और यही वजह कि वो हमेशा, उनकी जो कोशिश होती है वो होती है कि सियासी मीटिंग्स अपनी जगह, लेकिन उसमें जाती ताल्लुकात भी होने चाहिए। यही देख लें जावेद उनके। जी,
जावेद जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बीच में जो प्यार है, जो भाईपन का एक मोहब्बत है, वो जो आप बता रहे हैं, कभी भी कोई भी इस तरीके से आपने कहा सुनी दोनों के बीच में नहीं देखी, या किसी बात से सहमत होते आपने ऐसा असहमत होते आपने नहीं देखा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है जावेद जी कि सत्ता का मोह कुछ ऐसा होता है कि उस कुर्सी पर बैठने वाला सबसे पहले अपने छोटे भाइयों के कत्ल का फरमान देता था। जरूर ये आपको भी पता होगा, और सत्ता का मोह ऐसा ही होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब शहबाज शरीफ बेलारूस के दौरे पर रहे तो उसी वक्त यहाँ पर ये सक्रियता इतनी ज्यादा अचानक क्यों बढ़ गई है? क्या यहाँ पर बैठकर, ठीक है आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन क्या ये घर में बैठकर रणनीति बनाई जा रही है कि कुछ हिस्सा आप संभालिए, मैं भी संभालता हूँ इधर की तरफ में, देखते हैं कहाँ से कोई समाधान जो है वो निकल सकता है? क्या इस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? फिर देखिए पिंकी जी, बात ये आपने इसमें स्पेसिफिकली जो जिक्र किया ना, आपने बेलारूस का किया, तो मैं आपको ये बता दूं, जो बेलारूस के सदर है, ये उनकी ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ यहाँ पर रहें। उन्होंने स्पेशल पीएम शहबाज को कहा था कि अपने भाई को यहाँ पे लाएं, क्योंकि उनके साथ जाती ताल्लुकात भी थे। और दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ जो है वो आपको पता है पिछले 3 साल से पीएम की सीट पर है, और अगर नवाज शरीफ साहब ने पीएम बनना होता तो उनके लिए बहुत ही आसान था। उनकी जमात इक़्तिदार में है, अभी भी उनके भाई जो है वो पीएम है, उनकी बेटी सीएम है, लेकिन अब वो थोड़ा सा साइड पर हो चुके हैं और उन्होंने एक स्पेस दी है नून लीग की आने वाली क़यादत को। तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर अब कोई ऐसी ख्वाहिश है कि वो दोबारा से तो ये सक्रियता मैदान में क्या कहती है? जिस तरीके से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल मलिक बलोच से मुलाकात की, साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि मैं बलूचिस्तान आऊंगा, वहां की जनता से संवाद करूंगा, खुला संवाद करूंगा। खैर चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। संजीव जी भी हमारे साथ है। संजीव जी, आपने हुसैन जावेद जी को बखूबी सुना है, क्या लगता है आपको नवाज शरीफ की ये बढ़ती सक्रियता बलूचिस्तान में जाकर लोगों से बात करने की उनकी इच्छा क्या जाहिर करती है? देखिए, मैं जावेद जी से सहमत हूं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो सत्ता का जो केंद्र है वो स्वयं नवाज शरीफ है, और नवाज शरीफ ही जो चाहेंगे वो होगा। नवाज शरीफ के चाहने से ही शहबाज शरीफ सत्ता में बैठे हैं, और जिस दिन नवाज शरीफ स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, वो बन सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर नवाज शरीफ ऐसी कोई मंशा व्यक्त करते हैं तो उसमें शहबाज शरीफ कोई बाधा खड़ा करेंगे, ये मैं भी स्पष्ट रूप से देखता हूं, क्योंकि जिसका जैसे पार्टी का नाम ही है PML नवाज, ये नवाज शरीफ के द्वारा ही बनाई गई पार्टी है, उसके वो प्रेसिडेंट हैं, और अभी आप वहाँ के असेंबली के वो मेंबर भी हैं। तो यदि वो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री कभी भी बन सकते हैं। लेकिन अभी हाल के समय में जो नवाज शरीफ के द्वारा सक्रियता दिखाई जा रही है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ रही हैं, और पाकिस्तान में खासकर बलूचिस्तान में अभी जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग हो गई, एक सेना पर बड़े हमले हो गए, और अब जनरल मुनीर ये कह रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में कोई ग्रैंड मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में हो सकते हैं। और अभी उन्होंने इस तरीके की आशंकाएं इस वजह से व्यक्त की जा रही हैं क्योंकि अभी जनरल मुनीर ने एक इन्वेस्टर्स को एश्योरेंस देने के लिए कहा था कि वो उन इन्वेस्टर्स को बलूचिस्तान में हर तरीके के प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराएंगे, और उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट पे खतरे अगर कोई पैदा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में नवाज शरीफ को इस बात की आशंका है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो सेना है, जो कि वहाँ के देखा जाए पिंकी जी तो रियल रूलर्स हैं, वो कोई बड़े मिलिट्री एक्शन को ले सकते हैं, और इस तरीके की आशंकाओं को के आधार पर वो पहले से ही राजनीतिक रूप से अपने राजनीतिक दल के नेताओं से वो मिल रहे हैं, पूर्व मंत्रियों से मिल रहे हैं, और वहां पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर भुगती हैं, जाहिर है कि वो भी इसको लेकर के कंसर्न होंगे कि सेना कोई बड़े ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। तो ये जो बलूचिस्तान की जो इनकी यात्रा है नवाज शरीफ की, वो उनके गहरे बलूचिस्तान को लेकर के जो एक आशंकाओं को दर्शाती है। लेकिन इससे एक संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है पिंकी जी कि यदि पाकिस्तान में हालात बिगड़े, पाकिस्तान में यदि वहां पर जो स्थितियां ठीक तरीके से, संजीव जी ठीक है, आऊंगे आपके पास। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, पाकिस्तान के परमाणु बम पर टीटीपी की नजर है, परमाणु बम पर कब्जा करना चाहता है टीटीपी। कराची एयरबेस की टीटीपी ने रेकी की, 13 महीने से अफगानिस्तान में रची जा रही है ये साजिश। टीटीपी ने पूरे एयरबेस की व्यापक रेकी कर ली थी, टीटीपी ने पूरे एयरबेस के बड़े पैमाने पर रेकी की है, कराची एयरबेस की टीटीपी ने रेकी की है, और ऐसे में अब 13 महीने से अफगान में ये साजिश रची जा रही थी। परमाणु बम
पर आतंकियों का क्या कब्जा होगा? टीटीपी ने पूरे एयरबेस की इसी के तौर पर रैकी की है और ऐसे में क्या करेगी अब पाक आर्मी? पाकिस्तान के परमाणु बम पर टीटीपी की नजर टिकी हुई है। जावेद जी, परमाणु बम और उसी पर टीटीपी की नजर टिकी हुई है, एयरबेस के बड़े पैमाने पर रेकी की गई है। क्या कर रही है आखिरकार पाक आर्मी, क्या कर रहे हैं मुनीर? क्योंकि मुनीर तो मुझे लगता है सिर्फ अब इसी चीज में उलझे हुए नजर आ रहे हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर कि वो विदेशी निवेशकों को मना सकें और सुरक्षा का भरोसा दिला सकें कि आप इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पर और पूरी तरीके से आप सुरक्षित रहेंगे, यहाँ आकर निवेश करिए। मुझे लगता है उनका ध्यान अब इस तरफ ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ टीटीपी देखिए किस तरीके से रेकी कर रही है। देखें, अब ये बीच में एक और खबर है जो आपने इसका हवाला दिया। मैं आपको यही कहूंगा कि ना अब जो हमारे न्यूक्स हैं वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो उनका कोड है वो एक सूट केस के अंदर है और वो सूट केस जो है वो टीटीपी के हाथ में लग गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। और टीटीपी कौन सा कोई एक मुल्क है, बीएलए कौन सा कोई एक मुल्क है जिनके पास ऐसे जबरदस्त साइंटिस्ट हैं? और वो बम क्या होता है, क्या बम, मैं वही कहूंगा कोई छोटी सी चीज है, कोई इसको उठा के कहीं भी जाए उसका पता ना चले। पूरी लैब्स है और आपको पता है कि ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है और वहां पे किसी चिड़िया को भी पर मारने की आज तक कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई है। तो इनको क्या पता कि कौन सी जगह कहाँ पर है। क्या बात और कर रहे हो उन्होंने जावेद जी? जावेद जी, रैकी की गई, आप कह रहे हो कि चिड़िया पर नहीं मार सकते, उनको क्या पता होगा? ये टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा हुआ है, आप उनको इतने हल्के में अभी भी ले रहे हैं? अच्छा अच्छा पिंकी जी, फिर मैं आजकल ये भी बात कर रहा हूँ और आप इसको अपने तौर पे इसको चेक भी कर सकते हैं, फैक्ट चेक भी हो सकता है। पिछले 3 हफ्ते के अगर आंकड़े उठा के देख लेना, चाहे आप बलूचिस्तान के अंदर देख लें या आप केपी के अंदर देख लें, जहाँ बीएलए है जहाँ टीटीपी है, इनकी जो इस तरह की कार्रवाइयां हैं, जो घटनाएं हैं, उनका ग्राफ बहुत ज्यादा कम हो। इनके अटैक अब कहाँ हो रहे हैं? ईरान के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर पकड़ बहुत सख्त हो गई है। तो मैंने इससे पहले भी आपके शोज में कई बार कहा है कि ऐसी जो मूवमेंट्स होती हैं वक्ती तौर पे अपना मोमेंटम कायम कर लेती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक फुल फ्लैज स्टेट के साथ लड़ना इतना आसान नहीं होता। यही वजह है ग्राफ जो पिछले 3 हफ्ते से इतना डाउन हो चुका है हर जगह। तो ये ठीक है इनकी जावेद जी, आप इसको डिनाई कर रहे हैं कि टीटीपी ऐसी कोई रैकी नहीं कर रही है, वहां पर पक्षी भी जो है वो पर नहीं मार सकता है, आप ये कह रहे हैं। संजीव जी आप क्या कहेंगे? जावेद जी तो इसको नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, टीटीपी में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो यहाँ पर आकर ये जो तमाम चीजें वो ले लेंगे। ये भी कह रहे हैं कि हमले जो हैं टीटीपी के पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुके हैं, यानी कि दहशत टीटीपी की कम होती जा रही है आप वहां पर, ये कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जावेद साहब को और पाकिस्तान में जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, पत्रकार हैं और जाहिर है कि वहाँ की पूरी सरकार को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा जो खतरे पोज किए जा रहे हैं उसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। ये जो आतंकी संगठन है उसकी मंशा सिर्फ कुछ इलाकों पर जो है कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में शासन करने की है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, वैसे ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी शासन करना चाहता है। और वो पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ का जो स्टेट क्राफ्ट है, उसको वो टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान की सेना को और पुलिस फोर्सेस को विशेष रूप से टारगेट करते हैं। तो ऐसे में ये जो खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है और इसको पाकिस्तान की सेना से सीधे सीधे उसके निशाने पर है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जो रियल रूलर्स हैं उन्हें इसे गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इतना कहने के बाद जहां तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का प्रश्न है, तो पिंकी जी, आज की तारीख तक जो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन फोर्स है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक उस अभी तक इंटैक्ट है। और जाहिर है कि इस तरीके की कोई जो स्थिति अभी मैं ऐसी नहीं देखता कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे कोई खतरे हो। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अभी सुरक्षित हाथों में दिखाई देते हैं। लेकिन जहां तक आतंकियों के जो मंसूबे हैं उनका प्रश्न है, तो इनके मंसूबे निसंदेह जो है खतरनाक है। और ये पूरे पाकिस्तान पर, जैसा कि मैंने कहा, कि शासन करना चाहते हैं। तो जाहिर है कि उनकी जो नजर है पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स पे भी होगी। लेकिन इसमें मैं ऐड अवश्य करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन फोर्स है, पाकिस्तान का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो एक क्लोज उसका प्रोटेक्शन करता ही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर क्लोज वॉच रखता है, चाहे वो IAEA हो, चाहे वो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, हमारा अपना देश स्वयं भारत हो। जाहिर है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो क्लोज इंटरनेशनल वॉच में भी रहते हैं
और इस तरीके के जो वेपन्स आतंकियों के हाथ में कभी पड़ ना जाएं, इस बात को इंश्योर करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है हर तरीके के जो है कि तैयारियां और मेजर्स करके रखता है, ताकि जो नाभिकीय आतंकवाद का, न्यूक्लियर टेररिज्म का जो खतरा है वो कहीं एक सच्चाई में ना बदल जाए। नहीं तो ये पूरे विश्व के लिए, पाकिस्तान के लिए तो खराब होगा ही, भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है उसके लिए तो खराब होगा ही, पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए नाभिकीय आतंकवाद का जो खतरा बड़ा है और इसीलिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर इंटरनेशनल वॉच भी बहुत ही क्लोज तरीके से रहती है। बिल्कुल बिल्कुल जावेद जी, और ऐसे में आंख बंद करने से खतरा कभी टलता नहीं है। आंख खोलकर खतरे का सामना करके वहां पर जरूरी कदम अगर उठाए जाएंगे तभी खतरा जो है वो टल सकेगा। फिलहाल बहुत समय की पाबंदी है मेरे पास, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास। थैंक यू पिंकी। मैं इसमें यही कहूंगा, देखें कि जो अभी आपने न्यूज़ के वजह से बात की ना, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं दुनिया में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां नॉन स्टेट एक्टर्स ने बाकायदा एक जो न्यूक्लियर स्टेट है उसके जो वेपन्स है उन्होंने चुरा लिए हो। तो ऐसी कोई मिसाल है नहीं, और इसलिए मैं टीटीपी को इस हवाले से बिल्कुल सीरियस नहीं कर। लेकिन जनाब ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके यहाँ से कुछ ऐसी ही चीजें निकल कर हमेशा सामने आती हैं जो पूरे दुनिया को ये हैरान कर देते हैं कि देखिए क्या ये संभव था दूसरे देश में लेकिन पाकिस्तान में हो गया। जी संजीव जी, मैं कहूंगा टीटीपी को जरूर गंभीरता के साथ लेना चाहिए। टीटीपी के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स पे जो खतरे पैदा किए जा रहे हैं उसके संदर्भ में पाकिस्तान जरूर एश्योर हो सकता है। ऐसे मेजर्स मेरे असेसमेंट के मुताबिक अवश्य है, लेकिन जहां तक टीटीपी के द्वारा जो खतरे पैदा किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसको हुसैन साहब को भी और पूरे पाकिस्तान के लोगों को, वहां की एस्टेब्लिशमेंट को गंभीरता के साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संजीव सर, बिल्कुल बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगी जावेद से कि आप सोचिएगा जरा कि गंभीरता यहाँ पर दिखाने की बेहद जरूरत